हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सेल, क्लास 11th बायोलॉजी। चलिए बच्चों, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका डेफिनेशन व्हाट इज सेल, क्या लिखेंगे आप? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका डेफिनेशन अगर हम समझें, यहाँ दो वर्ड्स आपको स्पेशली दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बिकॉज सेल जो है बच्चों, जैसे अगर सेल को हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? एक दीवार है, उसको खड़ा करने के लिए एक एक ईंट को जोड़कर पूरी वॉल बनाई जाती है। तो सेल भी इसी तरह से है, एक एक सेल मिलकर के पूरा एक ऑर्गन, एक पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं। तो सेल, और उसमें सभी सेल एक स्ट्रक्चरल, एक फंक्शनल, एक बेसिक यूनिट का रोल निभाते हैं, यानी कि ये पूरा वर्क करते हैं। सेल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? नेसेसरी, जो होनी चाहिए। और सेल एक तरीका से वो जगह है जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्लेस हो गया सेल, जहाँ पर ये सब होना है। इसी वजह से इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वाइटल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिक? आप मेटाबॉलिक शब्द से क्या समझे? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन आप एक वर्ड से समझिए, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टर्म से मिलकर बना है, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, कुछ बनना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो बच्चे आप सब जानते हैं, फॉर्मेशन अगर मैं रिएक्शन दूं कि कौन सी एक्टिविटी में कुछ बन रहा है, ग्लूकोज जो बन रहा है वो किस में बनता है? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का बनना, दैट इज एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और यहीं पर अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो आप लेकर चलेंगे ब्रेकडाउन, कुछ चीज़ टूटना। तो ब्रेकडाउन क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप जानते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और देन उसके बाद CO2 फॉर्मेशन होती है, एनर्जी फॉर्म होती है। ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है। अब सोचिए, जहाँ इतने बड़े प्रोसेसेस हो रहे हैं वो प्लेस कौन सा है? आपका सेल। तो सेल एक तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आई होप आप इसे समझे होंगे, आप इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी। सेल का डेफिनेशन हो गया, सेल डिस्कवरी देखते हैं बच्चों। सेल की डिस्कवरी किस किसने की? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डेड सेल। डेड सेल की डिस्कवरी बच्चों किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसे कहाँ देखा? डेड सेल को कहाँ देखा? प्लांट का बार्क एरिया। प्लांट का जो बार्क होता है बच्चों, वो डेड सेल से ही बना होता है, ठीक है? तो प्लांट का जो बार्क होता है, जो ब्राउन कलर का बाहर वाला हिस्सा होता है, उसमें इन्होंने किसको देखा था? डेड सेल्स को देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी डेड सेल्स की। अब हम बात करें लिविंग सेल। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और आपके लिए याद करना बड़ा इजी है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने कौन से सेल की डिस्कवरी कर दी? लिविंग सेल्स की। और वो उसने कहाँ डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर को सैंपल लिया था उसने, तब उसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब सेल के अंदर फ्रेडरिक मिशर, सेल के अंदर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन वर्ड है जिसको आप समझेंगे वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल की बात चलेंगे। तो फ्रेडरिक मिशर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियन, जो एक्चुअली में क्या है? न्यूक्लियस ही है, पर न्यूक्लियस को एक एसिडिक कंटेंट माना गया। उन्होंने देखा कि एक सेल था, उस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या नाम, रॉबर्ट ब्राउन ने तो इसे न्यूक्लियस कह दिया, पर जो फ्रेडरिक मिशर थे, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, उन्होंने बताया, फ्रेडरिक मिशर ने,
ये एसिडिक होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक कंटेंट से बना है, इसी वजह से इसको न्यूक्लियन नाम दिया गया। और ये किससे बना होता है? एसिडिक कंटेंट से। अब हमारे जो साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, वो जो एक्चुअली में मैंने आपको कहा न्यूक्लियन एक्चुअली में है क्या? न्यूक्लियस ही है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे न्यूक्लियस नाम दिया, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसे कहाँ से देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तब तक डिस्कवरी हो गई थी, उससे उन्होंने इसको देखा था न्यूक्लियस को। जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर पाया गया उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। और न्यूक्लियस एसिडिक कंटेंट से बना है, ये फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। तो यहाँ तक का टॉपिक अपना क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेल की थ्योरी। देखो बच्चे, जब कोई चीज़ अपने सामने आती है तो साइंटिस्ट क्या होते हैं, उसकी थ्योरी, उसका पूरा हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ, सेल की डिस्कवरी हमें पता चल गई। अब हम सेल की थ्योरी जानते हैं कि सेल की थ्योरी के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं। चलिए बच्चों, चलिए अब हम करते हैं सेल थ्योरी। नाउ कम टू द सेल थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेडन। ये जो साइंटिस्ट थे स्क्लेडन, ये एक बॉटनिस्ट थे, और बॉटनी पार्ट अपना आ जाता है प्लांट से रिलेटेड है। तो बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट सेल पर डिस्कवरी की थी, और ये क्या बताना चाह रहे थे? इन्होंने ये कहा कि ऑल प्लांट ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। फिर आए हमारे श्वान जो थे ज़ूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा, ज़ूलॉजी जो वर्ड है वो मैंने आपको बताया था किससे रिलेट करता है? एनिमल। तो ज़ूलॉजी जी, क्योंकि ये ज़ूलॉजिस्ट है, तो इन्होंने किस पर डिस्कवरी की? एनिमल सेल पर। इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। और यहाँ पर यानी कि अगर इन दोनों की बात को मैं मिलाकर कहना चाहूँ तो दोनों यही कहना चाहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। डन। एक इसमें एक्सेप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो एक्सेप्शन भी है हमारे पास। वो एक्सेप्शन कौन से? वायरस, आरबीसीज, न्यूरॉन। देखिए बच्चों, अब ये क्या है? एक यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि ऑल सेल्स जो हैं वो आगे जाके न्यू सेल्स बनाएंगी। तो जितने भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं वो सेल रिन्यू होती रहती है, तभी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब यहाँ पर इन तीनों सेल में क्या बात है? देखो, वायरस जो है ना बच्चों, वायरस को आप जानते हैं अगर वो बॉडी के बाहर है तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। बॉडी के अंदर है वो लिविंग है। तो ये क्या है? लिंक है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर होने के बाद ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। एक एज पे मैच्योर हो जाते हैं ये, उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। न्यूरॉन्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन्स बनने होते हैं जब कहाँ बन जाते हैं? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बन जाते हैं। बिकॉज न्यूरॉन जो हैं बच्चों वो आगे डिवाइड क्यों नहीं होते? उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गए, क्योंकि आगे अगर सेल से ऑर्गेनिज्म बनना है तो वो क्या बनेगा? वो डिवाइड करेगा, नया बनाएगा। यहाँ पर ये तीनों ये काम नहीं करते। अब हम बात करें एक और साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो। इनकी क्या थ्योरी थी? ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो ये थ्योरी क्या कहती है? अगर आपको मैं इसको समझाऊं एक इंग्लिश आपकी लैंग्वेज में जिसमें आप समझ सकें, ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. आई होप ये सेल थ्योरी आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों, किस पर बात करने वाले हैं? अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप देखेंगे
कि सेल दो टाइप से है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक जिसमें कि न्यूक्लियस क्या है, डेवलप्ड है। तो हमें उस ऑर्गेनेल्स को, उसको सेल को समझना है और यूकैरियोटिक को समझना है। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर शब्दों को हम तोड़ें तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत पुराने ज़माने के टाइप का है, तो मतलब प्रिमिटिव बहुत पुराना है। तो जहाँ चीज़ें पुरानी हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमियां हैं, आगे आगे जब चीज़ बनती है तो मॉडिफाइड होती जाती है, डेवलप्ड होती जाती है। यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसके लिए अगर हम बात करें तो हम किस किंगडम में इसको देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो कौन सा किंगडम है, मोनेरा। मोनेरा में आते कौन है, बैक्टीरियाज। तो यानी कि अब आप बैक्टीरिया सेल की बात करने वाले हैं। बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में हम किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बैक्टीरिया सेल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो और सबसे खास बात, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है, फ्री हैं, यानी कि नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सारे सेल ऑर्गेनेल्स पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो फ्री हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रिमिटिव है ना सब चीज़ें। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता तो इसको न्यूक्लियोइड कह देते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड। अब हम इस पूरे बोर्ड पे ड्रॉ करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम उसके फिर साइड में नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ड्रॉ करने वाले हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो स्टार्टिंग करेंगे आउटर मोस्ट लेयर से। तो बच्चों ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आपको भी पता है जो बाहर आउटर लेयर होगा वो क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। अब ये आउटर मोस्ट लेयर कुछ बैक्टीरिया में मोटी होती है, कुछ बैक्टीरिया में पतली होती है। जिनमें मोटी होती है उनको कैप्सूल कहते हैं, जिनमें नहीं पतली होती है उसे स्लाइम कहते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। अभी हम लेयर लेबल करेंगे, डायग्राम हम थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि हम कुछ चीज़ें यहाँ बनाते जाएंगे, लेबल करते जाएंगे। यहाँ तो बहुत सारी हमें लेबलिंग करनी है। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। अब आपकी अंदर वाली लेयर जो मैं थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ, बिकॉज मार्कर ये आपका ब्लैक ही है तो आप चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। ये है आपकी सेल वॉल, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। अब है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो थर्ड लेयर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग्स में बना रही हूँ, इन फोल्डिंग्स को कहते हैं मीजोजोम। अभी आपको पता चलेगा क्या काम है इनका, ठीक है। तो जरा 3 लेयर्स को मैं लेबल कर लेती हूँ। फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल जिसको मैंने कहा आपसे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बायलेयर होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। डन। अब हम ये इन फोल्डिंग्स को बताते हैं। इन फोल्डिंग्स, ये जो फोल्डिंग्स है, सोचो एक रबड़ बैंड है, आपने उसको ऐसे फोल्ड किया तो फोल्डिंग्स बन जाएगी अंदर की तरफ, बाहर एक और सर्कल बन जाएगा।
इन फोल्डिंग्स को, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है इस फोल्डिंग को क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम। मीजोजोम का बड़ा ही अलग काम है पूरे सेल, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या काम है, ये सेल डिवीज़न, सेल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन और डेप्लीकेशन ऑफ डीएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जेली लाइक लिक्विड जिसको आप कहते हैं, जिसमें सेल ऑर्गेनेली फ्लोट करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब आप अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपसे कहा जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर जितने ऑर्गेनल हैं वो फ्री है, मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये है जेनेटिक मटेरियल और ये फ्री घूम रहा है, तो ये फ्री जेनेटिक मटेरियल है इसका, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी होता है, जिसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये एक तो नॉन न्यूट्रिएंट होता है, वैल्यूलेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसकी ज़रूरत, जैसे आप मान के चलिए कि ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा पावर मान लीजिए इसको, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी काम के लिए कोई ऐसी घटना घट रही है जहाँ भाई यही काम आने वाला है और कोई नहीं आ रहा, जो एक तरीके से रिजर्व एनर्जी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा पावर जो एनर्जी है, उसको बोलेंगे प्लाज्मिड। यहाँ पर एक और सर्कुलर डीएनए पड़ा रहता है जिसको सर्कुलर कहेंगे इसको, तो उसे बोलेंगे प्लाज्मिड। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि आप सोचो कि आपके घर में आप सोचते होंगे कि ये वाला काम तो एक्स्ट्रा पावर से ही होगा। जैसे सोचो एक्स्ट्रा पावर किस पे होती है, आपकी मदर, मम्मी कर सकती हैं काम, तो वो जो काम है जो स्पेशली एक्स्ट्रा पावर से हो, दैट इज़ आपका प्लाज्मिड। जेनेटिक मटेरियल है नो डाउट, पर एक्स्ट्रा पावर के लिए या एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए यहाँ पर पड़ा रहता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डीएनए जो है ना, आप प्लाज्मिड की स्टडी अभी आप आगे जाके 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, वहाँ प्लाज्मिड के बारे में आप और भी अच्छे से जानेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन, ये जो मैं बना रही हूँ पॉट लाइक, मटके लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें अब मैंने आप सोचेंगे कि छोटा और बड़ा ये क्या बना दिया है, ये लार्ज यूनिट है, वो स्मॉल यूनिट है। राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में बना होता है, एक लार्ज एक स्मॉलर। तो राइबोसोम यहाँ 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, उनमें एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी। यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी भी होती है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है भाई, इंक्लूजन बॉडीज ये क्या है बच्चों, स्टोरेज ऑफ फूड, रिजर्व फूड, यानी कि ये सेल अपना स्टोरेज कहीं कलेक्ट करती हैं, वो कलेक्ट कहाँ पर होगा, इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व फूड यहाँ रहता है या स्टोर फूड यहाँ रहता है। और स्पेशल फीचर्स और हैं इस सेल के, स्पेशल फीचर्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। देखो ये मैं एक सर्कल सा बना रही हूँ और ये मैं कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ। ये है फ्लैजेला। क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला 3 पार्ट से मिलकर बना है। ये जो मैंने डार्कर सर्कल बनाया दैट इज बेसल बॉडी, बीच में जो मैंने हुक जैसा बनाया दैट इज हुक, एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। तो फ्लैजेला 3 चीज़ों से मिलकर बना है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स। और फ्लैजेला का जो काम होता है ना, वो काम क्या है, मूवमेंट, लोकोमोशन। तो फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। नाउ एक और मैंने आपसे कहा 3 स्पेशल स्ट्रक्चर और बनाने वाली हूँ मैं आपके सामने। अब हम ये बना किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल रहा है। ये भी एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहा है, वो है फिम्ब्री। क्या है, फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या है, बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेट पे चिपकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया जाके चिपक पा रहा है बिकॉज ऑफ फिम्ब्री। यानी कि कोई सबस्ट्रेट है जहाँ पर अब आप देख रहे हैं आपके हैंड्स में सब जगह बैक्टीरिया आप जानते हैं, तो बैक्टीरिया चिपक किस वजह से पा रहा है, बिकॉज ऑफ फिम्ब्री। तो ये चिपकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब एडिशन या चिपकने को स्टिकी सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। प्लाज्मा फ्लैजेला बना दिया मैंने, फिम्ब्री बना दिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है पिलाए। अब मैं पिलाए आपके सामने
वो भी किससे निकलता है? पिलाई। ये स्ट्रक्चर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है, दैट इज पिलाई। पिलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। ये वाली बैक्टीरिया सेल, ये वाले बैक्टीरिया सेल आकर एक दूसरे से चिपक गए। अब जब चिपक गए तो इसका डीएनए यहाँ, इसका डीएनए यहाँ, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया और नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने हैं। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए और कॉन्जुगेशन या बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो इसी प्रोसेस की वजह से होगा, दैट इज पिलाई। डन। अब आपके सामने प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है वो तो पूरी तरह डन है। अब हम इसके एक एक पार्ट के नोट्स बनाएंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबके हम नोट्स बनाएंगे। आप इसे एक बार और देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम जरा एक एक पार्ट को सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के एक एक पार्ट के नोट्स बना लेते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया है, अब हम बनाते हैं इसके नोट्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट लेयर जिसको आपने कहा। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये किससे बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ये ऐसे कुछ चिपचिपे से सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को चिपकने में हेल्प करेंगे। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोकैलिक्स की खास बात क्या होती है? कुछ बैक्टीरिया में ये थिक होती है, कुछ बैक्टीरिया में ये थिन होती है। जहाँ थिक होगी उसे कैप्सूल कहेंगे और इसे स्लाइम। अब क्या होता है जिनमें अब इसी के अकॉर्डिंग आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, उसको बात करते हैं हम। और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेन है बच्चों एक, जिस स्टेन को इन पर बैक्टीरियाज पे डाला जाता है। तो आप सोचिए जिसकी मोटी लेयर है, क्या वो स्टेन लेगा? वो स्टेन नहीं लेगा, इसीलिए उसको कहते हैं नो स्टेन। तो ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो थिन लेयर वाले होते हैं, आसानी से स्टेन चला जाता है प्लाज्मा में, उसकी जो लिपिड बाई लेयर को पार कर जाता है, तो वो बैक्टीरिया स्टेन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। तो इसे बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें स्टेन चला जाएगा और स्टेन चला जाने की वजह से आपको इसका एग्जाम्पल एक और मैं बता दूँ, आपका लैक्टोबैसिलस। डन। अब हम चलते हैं कहाँ पर? सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल, सेल वॉल सेकंड आउटर मोस्ट लेयर हो गई। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। अब क्या खास बात है इसकी सेल वॉल में? बच्चों इसकी सेल वॉल हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं यहाँ पर। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊँ? नैग, नैम, नैग। क्या है ये? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, आपसे कहा जाता है लाइसोजाइम बैक्टीरिया जो है वो, लाइसोजाइम एंजाइम्स जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। आपसे कहा जाता होगा आपके सलाइवा में, आपके टीयर्स में एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं, वो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। तो वो लाइसोजाइम एंजाइम ऐसा क्या करते हैं कि बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो क्या होता है वही मैं आपको समझाती हूँ। ये नैम और नैग क्या लिखवा है मैंने, ये जो नैम और नैग इनके बीच में बच्चों बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। बॉन्ड ब्रेक बाय द, इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो बॉन्ड किससे टूटेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाय लाइसोजाइम एंजाइम।
और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? आपकी सलाइवा में, प्रेजेंट इन सलाइवा। अब आप ये बताइए बच्चों, प्रेजेंट इन सलाइवा, यहाँ से इसका ब्रेक टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटने से हुआ क्या? आप देखिए बच्चों क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है हमारे सलाइवा में गया, बैक्टीरिया का बॉन्ड टूट जाएगा बिकॉज ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, क्योंकि सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। तो बॉन्ड टूटने से सेल वॉल टूट जाएगी, सेल वॉल टूट जाएगी तो बैक्टीरिया तो वहीं किल हो जाएगा। सो हमारी सलाइवा इज एंटी बैक्टीरियल। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारी सलाइवा में बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और हमारी सलाइवा एंटी बैक्टीरियल क्यों है। अब बच्चों फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की फंक्शन क्या है? सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, सेल को शेप देती है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। तो इसका फंक्शन भी लिख लीजिए आप, क्या हो सकता है? सेल को शेप देना, सेल को स्ट्रेंथ देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्गनेस देना। एंड सपोर्ट, सेल को सपोर्ट देने का काम करती है। ये इसका फंक्शन हो गया। अब आ जाइए थर्ड लेयर। व्हाट इज द थर्ड लेयर? इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों आपको मैंने बताया था लिपिड बाय लेयर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, ये इनफोल्डिंग्स होते हैं। इनफोल्डिंग्स को आप क्या बोल रहे हैं बच्चों? मीजोजोम। अब ये जो मीजोजोम है आपको 3 फॉर्म में मिल सकते हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म में मिल सकते हैं, वेसिकल्स फॉर्म में मिल सकते हैं और लेमेला फॉर्म में मिल सकते हैं। इन मीजोजोम का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ मीजोजोम अगर हम जानना चाहें, फर्स्ट इज सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेकेंड इज सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, थर्ड इज रेस्पिरेशन में, फोर्थ इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करते हैं। डन। ये आपका 3 लेयर का वर्क हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीएनए, प्लाज्मिड एंड डीएनए। इसको मैं रब कर दे रही हूँ। फोर्थ स्ट्रक्चर पर आप आ जाइए। सबसे पहले प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैंने कहा था ना, जब एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है तब ये काम आता है। सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसको कह लेते हैं, पैथोजेनिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है और इसीलिए इसे बायोटेक्नोलॉजी में काम लिया गया है। डन। अब हम बात करें जेनेटिक मटेरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है डीएनए। ठीक है, डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए कैसा होता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा है? लूजली पैक्ड है, फ्री है, वहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे ही, लूजली पैक्ड है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इसमें हाउस कीपिंग जीन होते हैं जिन्हें मम्मी जीन भी कह देते हैं। हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन का काम क्या है? सारी वाइटल एक्टिविटीज़ यहाँ होनी है। वाइटल मैंने बार बार आपको बता दिया है, नेसेसरी नीडी एक्टिविटीज़ होनी ही चाहिए। डन। अब हम बात कर लें साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म तो वो जगह है जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ये वो जगह हो गई। क्रोमेटाफोर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर अपना फूड खुद बनाने के लिए बैक्टीरिया सेल में कलर्ड क्रोमेटाफोर होते हैं। क्रोमेटाफोर्स कलर्ड होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का काम खुद करेंगे, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का काम ये खुद करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी ये ले सकते हैं या बिना ऑक्सीजन के भी कर सकते हैं। इसमें भी दो टाइप हैं, एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक अगर मैं कहूँ तो वो आपके ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, वो उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो है H2S, तो ऑक्सीजन का यूज़ ये नहीं करते। ऑक्सीजेनिक में इलेक्ट्रॉन डोनर है वाटर, ठीक है। ये वाले बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ये वाले हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। देख लीजिए बच्चों इसे। चलिए अब हम आगे के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आगे का स्ट्रक्चर है वैक्यूल। वैक्यूल आपको पता है ब्लैंक स्पेस होते हैं जो कि एक ऐसे ही काम करते हैं कि मतलब बैक्टीरिया सेल के लिए ये कैसे काम करेंगे? BUoyancy। BUoyancy का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया अगर पानी में है तो पानी में फ्लोट कर पा रहा है बैक्टीरिया सेल बिकॉज ऑफ BUoyancy, पानी में तैरने के लिए। तो ये गैस वैक्यूल होते हैं। इस टाइप के वैक्यूल को बोलते हैं गैस वैक्यूल। ऐसे ब्लैंक स्पेस जो बैक्टीरिया को पानी में तैरने में हेल्प करेंगे। दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इज व्हाट? वाटर साल्ट बैलेंस इन सेल, बैलेंस को बनाए रखते हैं। देन नाइन्थ स्ट्रक्चर इज फिम्ब्री। फिम्ब्री मैंने आपसे कहा था बैक्टीरिया को यहाँ चिपकना है, तो चिपकने के लिए फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो आपको रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज एडिशन ऑफ बैक्टीरिया सेल। एडिशन मतलब बैक्टीरियल सेल को चिपकने में हेल्प करते हैं। 10th इज पिलाए। पिलाए क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन। ये वाले बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल, दो बैक्टीरिया सेल एक दूसरे से चिपकेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। इलेवेंथ इज फ्लैजेला। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है और फ्लैजेला के बारे में आप जानते हैं बच्चों। फ्लैजेला के 3 स्ट्रक्चर हैं, बेसल बॉडी, हुक और फ्लैजेला। तो ये रहा बेसल बॉडी, हुक लाइक स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट। किससे बने होते हैं ये? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं और किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन।
चलिए बच्चों, अब हम कर लेते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी। वो जो राउंड राउंड बॉडी बनाए थे हमने, इंक्लूजन बॉडी का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है। वो ग्रेन्यूल्स किस फॉर्म में आते हैं? जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम्स, इस पर हमने अभी बात ही नहीं की है। राइबोसोम्स कर लेते हैं। राइबोसोम्स जो हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, राइबोसोम्स 70S टाइप होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट होती है 30S और लार्ज सब यूनिट होती है आपकी 50S। इसमें S इज स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग कोफिशिएंट। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 30 और 50S को जोड़ लेते हैं बच्चे और तब सोचते हैं ये 80S होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये इसकी सब यूनिट्स हैं, लार्ज और स्मॉल। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपाइल होकर काम करती हैं तो इनका जो वेटेज है वो घट जाता है। तो ये 70S है, पूरा मिलकर के राइबोसोम 70S होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम कर लेते हैं ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल विद डायग्राम विद नोट्स वी हैव डन। और आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, ये मैं समझ गई हूँ। तो अब हम आगे का काम करते हैं बच्चों। वो क्या है? दैट इज आपकी बुक में NCERT में साइज के अकॉर्डिंग सेल दिए हुए हैं। वो वाले कौन कौन से हैं देख लीजिए। स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा, ये भी आपको लर्न करना है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट सेल दैट इज नर्व सेल। अकॉर्डिंग टू शेप सेल देख लीजिए। शेप के अकॉर्डिंग अगर आप सेल की बात करें तो राउंड शेप, राउंड शेप में आपके कौन से बैक्टीरियल सेल है? कोकस। कोकस अगर हम बात करें तो वो कौन से हो गए? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया कोज करता है। ये राउंड शेप बैक्टीरिया है। देन कॉमा शेप, जो लूज मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, जो कॉलेरा कोज करता है, इसमें लूज मोशन हो जाते हैं। देन आपका स्पाइरल शेप, स्पिरिलियम, स्पिरिलियम हो गया आपका रोडोस्पिरिलियम। इसके बाद रॉड शेप, बैसिलस, बैसिलस में आपका बीटी, बायोटेक्नोलॉजी में बीटी बहुत मिलने वाला है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस,
That's done for today. Students, today we have done about the cell definition, cell shape, size, cell theory, cell discovery and prokaryotic cell. All prokaryotic cell we have done, bacterial cell we have done, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में जब हम बच्चों मिलेंगे तो हम मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के साथ. तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. कमेंट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू बच्चों.